Hello everyone, welcome to the channel. Let's start with the Hindu newspaper. The first news is कि पहली बार जो है वो जो वोट डालने के लिए जो वोटर कार्ड बनता है उसके लिए जो क्वालिफाइंग डेट होती है कि इस तारीख तक आप 18 साल के हो जाने चाहिए, वो जनवरी 1 से बदल कर अक्टूबर 1 कर दी गई है फॉर द फर्स्ट टाइम। क्योंकि आने वाले टाइम में जो इलेक्शंस हैं वो आने वाले हैं इन गुजरात, J&K, जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है हमारी रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शंस हैं जो कि अगस्त में ड्यू हैं, उसमें 233 मेंबर्स जो राज्यसभा के हैं, 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा और 543 मेंबर्स ऑफ लोकसभा जो हैं ये वोट डालते हैं। जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स जो हैं वो वोट डालते हैं, बट जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन होता है उसमें जो है वो नॉमिनेटेड मेंबर्स वोट नहीं डाल सकते हैं। और जो भी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनता है वो ऑटोमेटिकली जो है वो राज्यसभा का, जैसे कि लोकसभा का हेड स्पीकर होता है वैसे वो राज्यसभा का भी हेड ऑटोमेटिकली बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में है कि एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कोई भी पार्टी व्हिप जारी नहीं कर सकती है इन वोटिंग फॉर वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शंस। नेक्स्ट है कि जो इलेक्शन है इसका वाइस प्रेसिडेंट का वो सीक्रेट बैलेट पेपर पर ही होगा। जो सीक्रेट बैलेट पेपर है उसी पर होगा, मतलब कि ये डिस्क्लोज़ नहीं किया जाएगा कि कौन से एमपी ने किसको वोट डाली है। ये एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन्ड है। जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है वो कुछ शहर है महाराष्ट्र के जिनका नाम चेंज कर दिया गया है। जो औरंगाबाद शहर है उसका नाम अब रख दिया गया है संभाजी नगर, और जो ओस्मानाबाद शहर है उसका नाम अब कर दिया गया है धाराशिव। तो ये ध्यान रखें, ये न्यूज़ में है तो क्वेश्चन बन सकता है। और जैसे कल ही हम डिस्कस कर रहे थे कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, तो आज गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया है कि जो के वेणुगोपाल हैं वो अटॉर्नी जनरल होंगे फॉर द नेक्स्ट 3 मोर मंथ्स। उनका जून 30 को टेन्योर ख़त्म हो रहा था, तो अगले 3 महीनों के लिए और उनको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो एक बड़ा अच्छा आर्टिकल है जो कि रिगार्डिंग जो हमारे व्हीकल्स रोड पर चलते हैं और उसके कारण जो एक्सीडेंट्स होते हैं और एक्सीडेंट्स के कारण जो डेथ होती हैं उसके रिगार्डिंग है ये आर्टिकल। उसमें बताया गया है कि जो स्पीडिंग है, जो ओवर स्पीडिंग जिसे हम कह सकते हैं, वो सबसे बड़ा कारण है जो रोड एक्सीडेंट्स में डेथ होती हैं उसका। 69.3% जो डेथ्स हैं रोड एक्सीडेंट्स में वो उसमें से 69.3% डेथ जो हैं वो स्पीडिंग के कारण होती हैं। और ये भी आगे बताया गया है कि 20,554 लाइव्स कैन बी सेव्ड एवरी ईयर इफ़ स्पीडिंग इज़ कंट्रोल्ड। यानी अगर ओवर स्पीडिंग ना करें तो 20,554 लोगों की जान जो है वो बचाई जा सकती है। उसके बाद एक और अच्छा डाटा इसमें दिया गया है कि 11.5% डेथ जो हैं वो सीट बेल्ट ना लगाने के कारण होती हैं। जैसे हमने देखा ना कि 69.3% तो इसलिए होती हैं कि ओवर स्पीडिंग के कारण, तो 11.5% इसलिए होती हैं कि सीट बेल्ट नहीं लगाई जाती है, तो उसके कारण 11.5% डेथ होती हैं। फिर उसने आगे बताता है कि जो रोड ट्रैफिक इंजरीज़ हैं आर द 8th लीडिंग कॉज ऑफ डेथ ग्लोबली। पूरे विश्व में 8th लीडिंग कॉज है डेथ का, और फर्स्ट कॉज है इन 5 to 29 ईयर्स एज ग्रुप के जो लोग हैं उसमें सबसे पहला कारण जो है वो रोड ट्रैफिक इंजरीज है जो डेथ होती हैं, और 8th लीडिंग कॉज है ऑफ डेथ ग्लोबली। उसके बाद वो कहता है कि इंडिया में 1% व्हीकल्स हैं, जो वर्ल्ड में जितने व्हीकल्स हैं उसका 1% ही है सिर्फ इंडिया में, पर जो टोटल डेथ होती है वर्ल्ड में उसका 10% इंडिया अकाउंट करता है। इंडिया हैज़ 1% ऑफ वर्ल्ड्स व्हीकल्स बट अकाउंट्स फॉर ऑलमोस्ट 10% ऑफ द डेथ जो होती है वो इंडिया में होती है। जो ग्लोबली जो होती है उसमें से 10% इंडिया में होती है। फिर उसने एक आगे और डाटा दिया है कि डेकेड ऑफ एक्शन फॉर रोड सेफ्टी 2021-2030 ये एक इनिशिएटिव है जो कि यूनाइटेड नेशंस ने लिया है, और उसमें उसने टारगेट ये बनाया है यूनाइटेड नेशन ने कि वो एटलीस्ट 50% रोड ट्रैफिक डेथ और इंजरीज़
को जो है वो कम करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट बन सकता है क्योंकि डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि डेकेड ऑफ एक्शन फॉर रोड सेफ्टी 2021-2030, और इसका टारगेट क्या है, टू प्रिवेंट एटलीस्ट 50% रोड ट्रैफिक डेथ एंड इंजरीज। ये इसका टाइम है कि 2021 और 2030 डेकेड। अगली न्यूज़ जो है वो है कि जो हमारी इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसने 3 सैटेलाइट्स जो हैं वो लॉन्च करी हैं। पहली है DSEO, न्यूसार और स्कूप 1। ये 3 सैटेलाइट्स हैं जो इसरो ने लॉन्च करी हैं, और इसरो ने अपने जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-53 के द्वारा ये लॉन्च की गई हैं, PSLV C-53। और उसमें कई बार जैसे अब ये क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि PSLV C-53 की कौन सी फ़्लाइट से जो है ये 3 सैटेलाइट्स लॉन्च की गई हैं, तो 55th फ्लाइट से, क्योंकि 53 और 55 ये कंफ्यूजिंग नंबर है, तो इससे कई बार क्वेश्चन फंस सकता है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है कि 63,000 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ जो हैं हमारे इंडिया में, उनको डिजिटाइज़ किया जाएगा। जैसे कि कल हम डिजिटल इंडिया के बारे में हमने कल की वीडियो में डिस्कस भी करा था, जो हमारा 5G से रिलेटेड हमने आर्टिकल डिस्कस करा था। तो 63,000 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं जिनको डिजिटाइज़ किया जाएगा, और इससे 13 करोड़ स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स जो हैं उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि डिजिटाइज़ हो जाएगा तो उनको फ़ायदा होगा। और जो इसके सब न्यूज़ बनती है इसी न्यूज़ में कि जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं वो अब नोडल सेंटर बन जाएंगी, किसके लिए, फॉर DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम यानी ISS, PMFBY यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, और जो फर्टिलाइज़र्स और सीड्स के जो इनपुट्स होते हैं उसके लिए। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो ये है कि इंडिया टू हैव 122 यूनिकॉर्न इन द नेक्स्ट 2 to 4 ईयर्स। अब यूनिकॉर्न क्या होता है? यूनिकॉर्न इज़ अ स्टार्टअप कंपनी जिसकी वैल्यू ओवर $1 बिलियन होती है, उसे हम यूनिकॉर्न बोल दिया जाता है। 2013 के आसपास ये टर्म जो है वो मार्केट में, वर्ल्ड में ग्लोबली प्रचलित हुई थी, यूनिकॉर्न। और करंटली इंडिया के अंदर 100 यूनिकॉर्न्स हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि 100 हमारे पास हैं, और आने वाले 2-4 सालों में हम 122 तक जा सकते हैं। ये एक सर्वे है, हुरॉन जो एजेंसी है सर्वे करने वाली, उसका डाटा है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्पोर्ट्स न्यूज़ बनती है वो है कि पाकिस्तान के कैप्टन बाबर आजम becomes the world number 1 T20 international player for longest period of time, सरपासिंग विराट कोहली। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन सकती है क्योंकि इन्होंने अभी सरपास करा है हमारे जो इंडिया के कैप्टन रहे हैं विराट कोहली को। तो ये लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है वो नंबर 1 T20 इंटरनेशनल प्लेयर रहे हैं। कौन? पाकिस्तान कैप्टन बाबर आजम। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है हैदराबाद इंडिया टू होस्ट FIA फार्मूला ई रेस। ये हैदराबाद इंडिया में होने जा रही है, और ये इलेक्ट्रिक जो पावर्ड इंजन्स कार होती हैं उनकी रेस होती है। और ये जैसे जो हमने सुना है कि फार्मूला 1 कार्स की जो रेस होती है वो जनरली ट्रैक्स पर होती है, ये ट्रैक्स पर नहीं होती है, ये जो बड़े बड़े शहर हैं उनकी सड़कों पर, उनकी स्ट्रीट्स में होती है ये रेस। तो ये ई रेस है, ये इलेक्ट्रॉनिक कार रेस है, और ये हैदराबाद इंडिया में होने जा रही है FIA फार्मूला ई रेस। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है वर्ल्ड स्टेरॉयड डे है आज, और ये जो डे है ये मार्क करता है एनिवर्सरी ऑफ टुंगुस्का इवेंट, जो कि एक बहुत ही ह्यूमन मैन काइंड का बहुत ही बड़ा इवेंट माना जाता है। तो जो वर्ल्ड स्टेरॉयड डे है वो इस टुंगुस्का इवेंट की एनिवर्सरी को मार्क करता है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो एडिटोरियल सेक्शन में है। तो ये जैसे कि हमें पता है कि अभी महाराष्ट्र में जो है वो क्राइसिस चल रहे हैं गवर्नमेंट के, जो आज सॉल्व हो चुके हैं क्राइसिस ऑलरेडी। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो ऑलरेडी वो क्राइसिस सॉल्व हो चुके हैं, और जो नए CM हैं वो अनाउंस हो चुके हैं। तो बट जो न्यूज़ आती है हमारी, जो कि एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, वो बनता है 10th शेड्यूल के बारे में। क्योंकि जैसे कि देखा गया है कि वहाँ पर जो MLAs हैं उन्होंने जो करंट गवर्नमेंट है उसको छोड़ के एक नई गवर्नमेंट अपनी बनाई है, या दूसरी पार्टी में गए हैं कुछ,
तो उसके रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक लाइमलाइट में आ जाता है। और इसके बारे में हमने कल भी डिस्कस करा था, इंडियन एक्सप्रेस में जो आर्टिकल आया था। आज द हिंदू में इसके बारे में बड़ा अच्छा आर्टिकल आया है कि जो 10th शेड्यूल है उसको रीविज़िट करने की लोड़ है, उसको दोबारा से सुप्रीम कोर्ट को एनालाइज करने की लोड़ है। क्यों? ये पढ़ते हैं कि क्या रीज़न है। जो 10th शेड्यूल है वो बताता है एंटी डिफेक्शन लॉ, जो कि 1985 में इंट्रोड्यूस किया गया था, हमने कल जैसे पढ़ा। तो अब 10th शेड्यूल क्या कहता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, कि अ मर्जर कैन टेक प्लेस ओनली व्हेन एन ओरिजिनल पार्टी merges with another political party and at least 2/3 of the members of the legislature party have agreed to this merger। कि एक मर्जर तभी हो सकता है जब जो ओरिजिनल पार्टी है वो किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मर्ज हो जाए और जो उस पॉलिटिकल पार्टी के लेजिस्लेचर में मेंबर्स हैं उसमें से 2/3 मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर पार्टी हैव एग्रीड टू दिस मर्जर। तो फिर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। बट कंट्रोवर्सी क्या है? बट द कंट्रोवर्सी इज दैट दिस पॉइंट क्रिएट्स अ लीगल फिक्शन। एक लीगल फिक्शन क्रिएट करता है। और क्या लीगल फिक्शन क्रिएट करता है? दैट अ मर्जर ऑफ 2/3 मेंबर्स ऑफ अ लेजिस्लेचर पार्टी कैन बी डीम्ड एज अ मर्जर इवन इफ देर इज नो एक्चुअल मर्जर। क्योंकि जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि भाई एक पार्टी जो है वो दूसरी पार्टी में मर्ज होगी और उसके 2/3 मेंबर जो हैं वो इस मर्जर से जो है वो एग्री हो जाएंगे, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। पर अब प्रॉब्लम ये है कि वकील लोग ये कहते हैं कि ये पॉइंट तो एक लीगल फिक्शन क्रिएट कर देता है, क्योंकि इससे हम ये परसीव कर सकते हैं कि अ मर्जर ऑफ 2/3 मेंबर्स ऑफ अ लेजिस्लेचर पार्टी, कि अगर सिवाय इसके सीधा जो 2/3 मेंबर्स हैं एक लेजिस्लेचर पार्टी के वो सीधा ही मर्जर कर लें 2/3, तो भी एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। ये एक लीगल फिक्शन है जो कि आज तक हाई कोर्ट्स में वैलिड मानी गई है। और अगर ऐसा होता है तो दिस डिफीट्स द पर्पस ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ। फिर एंटी डिफेक्शन लॉ का जो पर्पस है वो तो फेल हो गया। एंड एक और क्या पॉइंट आता है कि वेयर देयर इज़ वन मेंबर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टीज लेजिस्लेचर स्ट्रेंथ, कि जैसे कई बार देखा गया है कि जो स्टेट असेंबलीज होती हैं उसमें कई पार्टी का एक ही मेंबर है, एक ही एमएलए है या एक ही एमपी है। तो उस केस में तो उस एक के पास 2/3 से ज़्यादा स्ट्रेंथ है तो वो एक ही, पर स्ट्रेंथ उसके पास 2/3 से ज़्यादा है, क्योंकि 1 इज़ ग्रेटर देन 2/3। तो इस केस में भी जो उसका एंटी डिफेक्शन लॉ का पर्पस है वो डिफीट हो जाता है। और फिर आगे एक और पॉइंट बताता है कि भाई अगर जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसमें जो पैराग्राफ्स दिए गए हैं और जो सब पैराग्राफ दिए गए हैं, पर्टिकुलरली पैराग्राफ 4 और जो उसके सब पैरा हैं, उनको अगर हम इकट्ठा पढ़ते हैं तो उससे भी अलग मतलब निकलता है। क्या उससे क्या अलग मतलब निकलता है? कि जो अगर हम उस पैराग्राफ को इकट्ठा पढ़ते हैं तो उससे फिर क्या मतलब निकलता है कि मर्जर जो है का क्या मतलब निकलेगा कि फर्स्ट ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी विल मर्ज, देन 2/3 ऑफ द लेजिस्लेचर पार्टी मस्ट सपोर्ट दैट मर्जर। की यानी जो 10th शेड्यूल में इसके बारे में लिखा गया है एंटी डिफेक्शन के बारे में, उसमें पैराग्राफ 4 और उसका जो सब पैरास हैं अगर उनको हम इकट्ठा करके पढ़ते हैं तो हमारा वैलिड मर्जर क्या निकलता है कि फर्स्ट ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी विल मर्ज, देन 2/3 ऑफ द लेजिस्लेचर पार्टी मस्ट सपोर्ट दैट मर्जर। अब मस्ट सपोर्ट आ गया, बट अब मस्ट आ गया तो डेमोक्रेसी वाला काम ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए ये जो पॉइंट्स हैं इम्पॉर्टेंट, इन पॉइंट्स के कारण बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो कि हमारे भारत के संविधान का रखवाला है और टाइम टू टाइम भारत के संविधान और उसके अंदर लिखे गई चीज़ों की जो है वो इंटरप्रिटेशन देता रहता है, तो इसलिए उसको चाहिए कि वो दोबारा से एक बार 10th शेड्यूल को रीविज़िट करे। एज़ पर जो आर्टिकल लिखने वाले हैं उनका ये ओपिनियन है कि सुप्रीम कोर्ट को दोबारा रीविज़िट करना चाहिए, ताकि जो हमारा भारत देश है उसमें जो सरकारें हैं वो पूर्ण रूप से संवैधानिक रूप से ही चलें, वो गैर संवैधानिक एक्टिविटी या संविधान का को मिस इंटरप्रेट करके उसका मिस यूज़ ना करें।
नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो रिसेंटली नीति आयोग ने एक गिग इकॉनमी पर अपना एक पब्लिश किया था। तो उसमें हमें जो जानने की ज़रूरत है वो ये कि गिग वर्कर होता कौन है। गिग वर्कर वो है जो बिलोंग करता है टू एनी ऑफ द टॉप 100 सिटीज़, हु हैज़ 18 to 45 years of age, हु इज़ सेकेंडरी टू ग्रेजुएट, जिसके पास सेकेंडरी टू ग्रेजुएट लेवल तक की एजुकेशन है, वो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करता हो, वर्क्स इन नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर, एंड बिलोंग्स टू 75th परसेंटाइल ऑफ मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि वो डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि कौन से पर कैपिटा, जो ये पर कैपिटा हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, तो ये पूछा जा सकता है कि क्या गिग वर्कर या कोई और वो पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंडर आता है। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है इसमें से। अब द हिंदू के ही फ्रंट पेज पर एक न्यूज़ थी जिसमें कि इसके जो हमारे इलेक्शंस हुए हैं इन गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन में, उसके बारे में थी। तो अब हमारे लिए जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनता है वो बनता है कि हम गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमें जानकारी हो। तो इसके बारे में आइए पढ़ लेते हैं थोड़ा कि गोरखालैंड इज़ अ प्रपोज्ड स्टेट विद इन इंडिया डिमांडेड by the people of Darjeeling Hills and Gorkha ethnic origin in Dwars in the northern region of West Bengal, India. नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि अभी तक जो ये गोरखालैंड डिमांड की गई है इसके लिए दो बड़ी मूवमेंट्स हुई हैं। वो कौन सी हैं? टू मास मूवमेंट्स फॉर गोरखालैंड हैड बीन देयर। फर्स्ट मूवमेंट वॉज अंडर गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट जो कि 1986 से 88 तक रहा, और उसके बाद फिर ये जो मूवमेंट्स है वो कैरी फॉरवर्ड करी गोरखा जन मुक्ति मोर्चा ने, GJM। तो ये इसलिए बताया क्योंकि ये दो पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे GNLF और GJM, ये आपको बहुत जगह सुनने को मिलेंगे। तो कहीं भी अगर आपको ये GNLF और GJM सुनने को मिलते हैं तो आपका इमीडिएटली दिमाग चला जाएगा कि भाई ये तो गोरखालैंड से रिलेटेड है। फिर उसके बाद आता है कि एजिटेशन जो ये गोरखालैंड के लिए हुआ, ये हुआ क्यों? वो इसलिए हुआ क्योंकि एजिटेशन स्टार्टेड ड्यू टू इम्पोजिशन ऑफ बंगाली इन हिल्स ऑफ वेस्ट बंगाल, क्योंकि ये नॉर्दर्न रीजन में है वेस्ट बंगाल के ऊपर, मतलब कि भूटान के साउथ में जो भूटान का सदर्न पार्ट है वहाँ पर, और वेस्ट बंगाल के नॉर्दर्न पार्ट के वहाँ ये रीजन पड़ता है गोरखालैंड वाला। तो द एजिटेशन स्टार्टेड ड्यू टू इम्पोजिशन ऑफ बंगाली इन हिल्स ऑफ वेस्ट बंगाल वेयर नेपाली इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज। तो इसलिए वहाँ के जो लोग हैं गोरखास, उनको लगा कि यार ये तो जो हमारा अपना, हमारी एथनिसिटी है, हमारा जो कल्चर है उस पर एक ख़तरा हो सकता है, क्योंकि बंगाली जो है वो इम्पोज करी जा रही थी इन स्कूल्स। हालांकि ये था कि 10th तक पढ़ना पड़ेगा, बट कोई एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा आपको बंगाली के लिए, बट पढ़नी पड़ेगी 10th तक। और जो भारत के संविधान का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 8th शेड्यूल है, वो उसमें नेपाली इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज। जो नेपाली है वो 8th शेड्यूल जो कि लैंग्वेजेस के बारे में है, उसमें नेपाली भी मेंशन है। और जो नेपाली है 8th शेड्यूल जो है वो वेस्ट बंगाल के इस रीजन को, जो ये अब GTA बन चुका है, 8th शेड्यूल उसमें नेपाली को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करता है, पावर देता है। और सिक्किम में भी जो है वो नेपाली ऑफिशियल लैंग्वेज है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इन 1988, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ लिया कि दो बन गई थी, एक तो बन गया था गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट, दूसरा बन गया था गोरखा जनमुक्ति मोर्चा। अब उसके बाद थोड़ा सा इतिहास में जाते हैं कि 1988 में क्या हुआ। 1988 में बहुत स्ट्रगल हुए, तकरीबन 1200 लोग मारे गए। तो उसमें फिर 3 पार्टीज़ ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट और GNLF जो ये नेशनल लिबरेशन फ्रंट थी गोरखा की, इन तीनों ने मिलकर कोलकाता में एक एग्रीमेंट साइन किया, और उस एग्रीमेंट का नतीजा था दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल, DGHC ये बना। और जो ये दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल था,
इसको ऑटोनॉमी दी गई इन 19 फंक्शनल एरियाज फ्रॉम द स्टेट लिस्ट, जो कि जैसे कि हमें पता है कि 3 लिस्ट होती हैं, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट। स्टेट लिस्ट जिसमें स्टेट के मैटर्स होते हैं, यूनियन लिस्ट जिसमें यूनियन के मैटर होते हैं, और कंकरेंट लिस्ट जिसमें स्टेट और यूनियन से रिलेटेड दोनों मैटर्स होते हैं। तो DGHC बना दिया गया और उसको 19 फंक्शनल एरियाज दे दिए गए। अब ये DGHC चलता रहा और फिर उसके बाद 2012 में, इन 2012, जो ये DGHC है इसको रिप्लेस कर दिया गया बाय GTA, जो कि अब गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जाना जाता है। और जो ये अब GTA बना, गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन, इसके पास 59 डिपार्टमेंट्स का कंट्रोल है। जैसे कि DGHC के पास 19 फंक्शनल एरियाज़ का कंट्रोल था फ्रॉम स्टेट लिस्ट, इसके पास अब 59 डिपार्टमेंट्स का कंट्रोल है, इंक्लूडिंग एजुकेशन एंड एग्रीकल्चर। और इसका जो ज्यूरिसडिक्शन है वो है दार्जिलिंग एंड कलिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, इंडिया। तो ये था हमारा थोड़ा सा GTA के बारे में। और GTA के साथ साथ हम और भी पढ़ लेते हैं कि जो हमारे भारत में और भी ऑटोनॉमस एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स हैं वो कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पर हैं। तो जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 6th शेड्यूल है वो पावर देता है फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑटोनॉमस एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन्स। और जो ये ऑटोनॉमस एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स हैं इनको एक अलग से ऑटोनॉमी दी जाती है विद इन देयर स्टेट। जैसे हम पढ़ते हैं ना कि हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स होते हैं डिफरेंट, जिसके फिर डिविजनल कमिश्नर्स, ये चीज़ें होती हैं। तो इसी तरह से 6th शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो ऑटोनॉमस एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स बनाने की जो है वो पावर देता है। और इन AADs जो ऑटोनॉमस एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स हैं इनको विद इन देयर स्टेट एक अलग से ऑटोनॉमी दी जाती है। और ये लिस्ट है जो इंडिया में AADs हैं, ऑटोनॉमस एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स। असम में है, असम में टोटल 13 हैं, लद्दाख में 2 हैं, फिर मणिपुर में 6 हैं, मेघालय में 3 हैं, मिज़ोरम में भी 3 हैं, त्रिपुरा में 1 है और वेस्ट बंगाल में भी 1 है, जो अभी हमने पढ़ा GTA। तो ये जो था पूरा आर्टिकल था गोरखालैंड के ऊपर। अब जो नेक्स्ट आर्टिकल और सॉरी इसी से रिलेटेड एक और न्यूज़ आती है कि जैसे ऑटोनॉमस डिवीजन्स हैं वो इन डिफरेंट स्टेट्स में हैं, वैसे ही एक डी फैक्टो ऑटोनॉमस डिवीज़न भी बना हुआ है। वो कौन सा है इंडिया में, वो है नॉर्थ सैनिटल आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, जो कि एक UT है। इसका जो नॉर्थ सैनिटल आइलैंड है वो डी फैक्टो ऑटोनॉमस और सॉवरेन है। मतलब कि कोई ऐसा रिटर्न कानून नहीं है कि जिसके तहत उसको हमने सॉवरेनिटी और ऑटोनॉमी दी हुई है, बट एक अपने आप से कन्वेंशन है वो है, क्योंकि कोई भी वहाँ पर जाता नहीं है और उनकी पॉपुलेशन भी लगभग 100 से 150 या 200 के करीब ही है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट डिस्कशन का पॉइंट है वो आता है रिगार्डिंग एन आर्टिकल ऑन द रिलेशंस ऑफ इंडिया एंड अफ़गानिस्तान। जैसा कि हमें पता है रिसेंटली अभी अफ़गानिस्तान में अर्थक्वेक आया, तो उसके ऊपर एक बड़ा अच्छा आर्टिकल आया हुआ है। तो उस अर्थक्वेक में जो है हम लोग सबसे पहले रिस्पॉन्डर हम ही बने, इंडिया, और हमने रिस्पॉन्ड भी करा। बट उस रिस्पॉन्स का कहीं वहाँ पर मेंशन नहीं हुआ इंडिया का, और उसके कारण फिर जो ऑथर है उसने बताया है कि कैसे जो है इंट्रा अफ़गानिस्तान प्रॉब्लम्स हैं जो कि इंडियन अफ़गान रिलेशंस को हर्ट कर सकती हैं। तो आर्टिकल में हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो देख लेते हैं। एक तो पॉइंट निकलता है कि DAB क्या है, सेंट्रल बैंक ऑफ अफ़गानिस्तान का नाम DAB है। फिर पॉइंट्स हैं जो हम पढ़ते हैं, जो हमने आर्टिकल में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। Even though India was a first responder in Afghanistan after the earthquake, there was nothing about India's effort in reports, and similar was done for Qatar. क्योंकि अब ये पॉइंट इसलिए ऐड करा क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि कतर जो है वो इन नेगोशिएशंस है विद अफ़गानिस्तान, किस चीज़ के लिए, टू मैनेज काबुल, कंधार एंड हेरात एयरपोर्ट्स। तो ये इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। फिर उसके बाद वो ऑथर जो आर्टिकल लिखने वाले हैं वो एक प्रॉब्लम्स डिफरेंट बताते हैं। तो वो पहली प्रॉब्लम बताते हैं कि
एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अब जो डीएबी है, अफ़गानिस्तान का सेंट्रल बैंक है, उसको लेटर ऑफ क्रेडिट कोई भी बैंक जो है वो नॉर्मली इशू नहीं कर रहा है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में हालत बहुत ख़राब है और लोन तो तभी उसी को दिया जाता है जिससे लोन वापस मिलने की उम्मीद हो। तो वो कहता है कि प्रोवाइडिंग रिलीफ ओनली इन कैश इज़ पॉसिबल एज नो बैंक्स विल डू बिजनेस और एक्सेप्ट लेटर्स ऑफ क्रेडिट टू डीएबी, जो कि अफ़गानिस्तान का सेंट्रल बैंक है। और इसका वो एग्जांपल देता है कि इवन जो यूनाइटेड नेशंस है वो भी लोकल हवालास, जो लोकल रिलायबल हवालास हैं, उनको यूज़ करता है फॉर ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स, कि इवन यूएन हैज़ टू यूज़ लोकल हवालास फॉर ट्रांसफ़र्स। फिर वो एक सजेशन देता है कि अब जैसे अफ़गानिस्तान में अब क्योंकि ये प्रॉब्लम है कि हमें तो कैश में ही देना पड़ता है, तो उसके लिए वो कहता है कि बाय लोकल, जैसे हमारा भी है ना वोकल फॉर लोकल, वैसे ही वहाँ पर वो सजेशन देता है ये कि बाय लोकल होना चाहिए ताकि उनकी जो अपनी इकॉनमी है वो सर्कुलेट होनी शुरू हो जाए, फॉर स्पेसिफिकली फॉर फूड एंड इमीडिएट एड। फिर वो आगे हमारे इंडिया के लिए एक पॉइंट देता है कि सिंस मोस्ट यूएन एक्टिविटी फॉर अफ़गानिस्तान इज़ स्लॉटेड थ्रू पाकिस्तान, लाइक उसने एग्जांपल दिया जो ये एनजीओज़ हैं, रेड क्रिसेंट एनजीओज़ या इस टाइप की जो और एनजीओज़ हैं, तो इंडिया नीड्स टू टेक दिस ऑन बोर्ड वाइल डूइंग प्रोजेक्ट्स इन अफ़गानिस्तान, क्योंकि आगे उसने बताया है कि हमारे अफ़गानिस्तान में कितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसके, जो अफ़गानिस्तान के प्रोविंस है उसमें। तो इसलिए हमें ये पॉइंट भी अब ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जितनी भी यूनाइटेड नेशन की एक्टिविटी है और वो सारी मोस्टली पाकिस्तान में जो रिलेटेड, पाकिस्तान में जो इस्टेब्लिश्ड एनजीओज़ हैं उनके थ्रू हो रही हैं और पैसे का लेन देन है। तो इसलिए ये पॉइंट भी हमें ध्यान में रखना होगा कि फाइनेंसिस का जो यूज़ है वो ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर आगे एक और पॉइंट बताता है वो कि सिक्योरिटी का भी इशू है। जैसे रिसेंटली हमने देखा कि अभी जो काबुल में सिख टेंपल है उस पर अटैक हुआ, जो कि आईएस के जो वहाँ की एक इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन है उसने अटैक करा, और जो कि अब स्ट्रॉन्गली एंटी इंडिया बन चुकी है और अलकायदा के साथ भी है। तो ये एक सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम और हर्डल है जो हमें ध्यान रखनी पड़ेगी इंडिया को। फिर वो बताता है कि इंडिया हैज़ नाउ अराउंड 400 प्रोजेक्ट्स इन ऑल 34 प्रोविंसेस ऑफ अफ़गानिस्तान। जैसे हमने आपको बताया ना कि इंडिया को जो है वो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जितने भी यूएन के जो फंक्शन, यूएन के जो मिशंस हैं रिगार्डिंग अफ़गानिस्तान, वो ज़्यादातर स्लॉटेड थ्रू पाकिस्तान है, और हमारे भी 400 प्रोजेक्ट चल रहे हैं इन अफ़गानिस्तान के 34 प्रोविंसेस में। तो इसलिए हमें थोड़ा सा इस चीज़ को पॉलिसी बनाते हुए, एक्ट करते हुए दिमाग में रख के चलना पड़ेगा हमें, मतलब इंडियन गवर्नमेंट को। फिर उसने एक पॉजिटिव पॉइंट बताया कि तालिबान हैव नेवर बीन एक्टिवली एंटी इंडियन, तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। एंड तालिबान इज़ ऑल्सो ऑफरिंग प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन एंड फॉरेन एम्बेसीज, एंड जो अभी रिसेंट सिख टेंपल पर अटैक हुआ उसमें भी तालिबान ने बड़ा क्विकली एक्ट करा। तो ये थोड़ा सा एक पॉजिटिव साइन उसने बताया। फिर इसलिए वो एंड में उसने कंक्लूज़न ये निकाला कि जो हम इंडिया और अफ़गानिस्तान के जो हमारे रिलेशंस हैं उसमें डिफ़िकल्टी जो है वो अराइज़ हो सकती है इंट्रा अफ़गान टेंशन्स। तो हमें अपनी पॉलिसीज़ को बनाते हुए ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि भाई जो इंडिया अफ़गान रिलेशंस है वो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दे सकता जितना कि अफ़गानिस्तान के जो अंदर टेंशन्स हैं वो हमारी पॉलिसी को, हमारे रिलेशंस को हर्ट कर सकते हैं। तो ये हमें ध्यान में रखना है। फिर एक आगे बहुत अच्छा आर्टिकल आया हुआ है रिगार्डिंग बायोडाइवर्सिटी फाइनेंसिंग फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। हेडिंग ये नहीं है, हेडिंग ये मतलब उस आर्टिकल को पढ़ के ये हेडिंग बनाई गई है फॉर इजी एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग। बायोडाइवर्सिटी फाइनेंसिंग फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो सबसे पहले जान लेते हैं बायोडाइवर्सिटी होता क्या है। ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ, फ्लोरा एंड फोना इन एन एरिया इज़ नोन एज बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी को दिक्कतें क्या क्या आ रही हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ चलानी है तो उसमें फ़ंड्स के बिना उस चीज़ का सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फ़ंड्स की मोबिलाइजेशन होएगी
तो चीज़ें और इम्प्रूव होंगी, अच्छी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगी, अच्छी केयर होगी। तो प्रॉब्लम क्या है, लेस मोबिलाइजेशन ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक फंड्स। क्योंकि जैसा कि देखिए मैंने चैनल में आपको बताया हुआ है कि हम जीए, जीएस और जीके डिस्कस करेंगे, स्टैटिक और डायनेमिक, और टू द पॉइंट, इधर उधर की कहानियाँ नहीं डिस्कस करेंगे। तो इसलिए ये टू द पॉइंट आर्टिकल्स में से पॉइंट निकाले गए हैं। तो पहला पॉइंट है लेस मोबिलाइजेशन ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक फंड्स। फिर है नो प्रायोरिटाइजेशन इन एकेडमिक रिसर्च एंड पॉलिसी। जो प्रायोरिटाइजेशन है एकेडमिक रिसर्च और पॉलिसी में वो नहीं दी जा रही है। किसे नहीं दी जा रही है? इकोनॉमिक इंसेंटिव फॉर इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन, यानी जो एकेडमिक्स में, रिसर्च में या पॉलिसी में इस चीज़ को नहीं समझा जा रहा है कि जो इकोनॉमिक इंसेंटिव्स और इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन के लिए। नेक्स्ट उसने पॉइंट में ये बताया है कि कैसे हम फाइनेंसिंग को सपोर्ट कर सकते हैं, थ्रू सॉलिड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म विच इज़ कैपेबल ऑफ साइमल्टेनियस ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स फ्रॉम बायर्स टू सप्लायर्स। नेक्स्ट पॉइंट उसने बताया मॉनिटरिंग थ्रू इन्वेस्टमेंट इन लोकल कैपेसिटी बिल्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट उसने बताया जो सजेशन, OECD जो है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, उसने उसका एक पॉइंट बताया है जो कि OECD ने हाईलाइट करा था। वो ये पॉइंट था कि OECD जो कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट है, उसने भी इसकी इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करा था फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की बायोडाइवर्सिटी फाइनेंसिंग में। तो इसको भी हमें कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि ये एक OECD जो है वो एक 38 कंट्रीज़ की इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। फिर उसने आगे बताया TEEB के बारे में, द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। उसने भी हाईलाइट करा। उसने क्या हाईलाइट करा? जो OECD थी उसने तो हाईलाइट करा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की परफॉर्मेंस के बारे में इन अटेनिंग बायोडाइवर्सिटी गोल्स, और जो TEEB है उसने हाईलाइट करा इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लॉस ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की। अगर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का लॉस होता है तो उसके क्या इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ये TEEB ने हाईलाइट करा। TEEB जो है वो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंडर काम करती है। फिर उसने आगे बताया UNEP के बारे में, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के बारे में, कि उसका भी एक फाइनेंस इनिशिएटिव है टू मोबिलाइज फंड्स फॉर बायोडाइवर्सिटी फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर। फिर उसने एक बड़ा अच्छा आगे पॉइंट बताया पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज के बारे में। उसने बताया कि पेमेंट ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज कैसे हमारी जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है उसको डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकता है। तो क्या बताया उसने कि पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज दो नॉट इम्प्लीमेंटेड और टेस्टेड फॉर एफिकेसी येट is an important and useful economic instrument. Why? Because it can achieve dual goals of conservation and poverty alleviation. Poverty alleviation जो कि हमारा sustainable development goals का सबसे पहला गोल है, no poverty. तो it can achieve dual goals of conservation, biodiversity conservation as well as poverty alleviation. और ये कैसे करेगा? As it rewards the people who provide desired ecosystem service and thus incentivizing the local land. तो जब वो incentivize करेगा local land को तो अपने poverty alleviation होएगी, और जब वो reward करेगा उन लोगों को जो कि प्रोवाइड करेंगे desired ecosystem service, तो उससे poverty alleviation तो होगी और जो biodiversity conservation है वो गोल भी अचीव हो जाएगा हमारा। और फिर वो एंड में बताता है कि इफ़ ऑल दिस इज़ डन इट विल फाइनेंस बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड दस अचीव द 2030 एजेंडा ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज। क्योंकि बायोडाइवर्सिटी अच्छी रहेगी, इकोसिस्टम हमारा बढ़िया रहेगा एंड अच्छा नेचुरल रहेगा, तो क्लाइमेट चेंज तो अपने आप सुधर जाएगा, और जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जिसमें कि जैसे हमने ऊपर डिस्कस करा पॉवर्टी एलिवेशन, वो भी अचीव हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो हमारा एडिटोरियल में से ही निकलता है। अब एडिटोरियल में बहुत कुछ लिखा था, उसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से,
वह बाकी वो भी इम्पॉर्टेंट है, पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो ये पॉइंट है कि द सुप्रीम कोर्ट हैज़ लेड डाउन दैट सेक्शन 295A punishes only insults to religion that are made with deliberate and malicious intention, and anything said unwittingly or without malice is not an offense. तो ये हमारा एक जनरल नॉलेज का पॉइंट है जो हमें पता होना चाहिए। उसके बाद ये जो पॉइंट है ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट निकल के आया है, और ये हमारा ऐसे राइटिंग में या आंसर राइटिंग में हम डायरेक्टली कहीं ना कहीं किसी टॉपिक में यूज़ कर सकते हैं। ये पॉइंट क्या है कि a significant section of the citizenry losing faith and hope in the rule of law can trigger chaos and anarchy, जिसका मतलब डिसऑर्डर होता है, and enemies will be waiting in the wings to take advantage। अब ये जो न्यूज़ है ये जो एक उदयपुर में हमारा घटना हुई उसके रिगार्डिंग ये थी, और उसमें एक ये बड़ा अच्छा पॉइंट है जो कि हम डायरेक्टली आंसर राइटिंग में और ऐसे राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं, तो ये अच्छा पॉइंट है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है वो भी हमारा एक आर्टिकल में से निकाला गया पॉइंट है जो कि हम आंसर राइटिंग या ऐसे राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। वो पॉइंट क्या है कि अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी मीन्स where citizens have an undiluted assurance that rule of law will protect their rights and liberties against any invasion by the state, and that judicial remedies would be available to ask searching questions and accept answers. When a citizen has been deprived of these most precious rights and then it is the judiciary that must support them to prevent any unconstitutional mishappening with the citizens। तो ये पॉइंट है जो डायरेक्टली हम याद करके आंसर राइटिंग और या ऐसे राइटिंग में कहीं ना कहीं हम यूज़ कर सकते हैं। इनको जनरली ये भी बोला जाता है हाई इंटेंसिटी स्टेटमेंट्स, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। ये कोई वो नहीं है कि अब डायरेक्टली इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बट इसको हम ऐसे राइटिंग और आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो आज द हिंदू में यही पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। कुछ पॉइंट्स हो सकता है रह भी गए हों, वो प्लीज़ आप कमेंट्स में शेयर कर लीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। और मेरी यही आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कीप गोइंग, कीप पुटिंग योर एफर्ट्स, और माई बेस्ट विशेज़ टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू।